गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अनुज सर आज आप लोगों को फिजिक्स 12 का चैप्टर 5 जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, आज मैं पार्ट 2 पढ़ने जा रहा हूं जो है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों का जुड़ना, यानी हम कई प्रतिरोधों को मिलाकर एक ऐसा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें जिसमें हमें उसकी धारा में कोई परिवर्तन ना हो तथा उसका विभवांतर भी ना बदले। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम आवाज आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अवयव और उनके प्रतीक हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण अवयव और उनके प्रतीक, ठीक है। महत्वपूर्ण अवयव व उनके प्रतीक, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण अवयव और उनके प्रतीक, इनको जब आप पढ़ेंगे तो इनका यूज कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वैद्युत सेल, ठीक है। सबसे पहले आता है विद्युत सेल। विद्युत सेल, ये देखिए विद्युत सेल, ये विद्युत सेल वही सेल है जिसका उपयोग हम, यानी जो हमारा दीवार घड़ी होता है, ठीक है, सबके घरों में लगा होगा, ठीक है, सबने देखा होगा जो इस टाइप का सेल होता है। मैं उसी सेल की बात कर रहा हूं यहाँ पर, विद्युत सेल, ठीक है। तो विद्युत सेल, इसको हम साइंस यानी फिजिक्स की भाषा में इसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा विद्युत सेल। इसको जब हम बनाएंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो वहां पर हमको ये विद्युत सेल वगैरह लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा विद्युत सेल, ओके। ये वाला सिरा इसका प्लस होता है, ये वाला सिरा हमेशा माइनस होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बैटरी की, ठीक है, कि बैटरी क्या होता है, ठीक है बच्चा, बैटरी। तो देखिए, ये हमने पहले विद्युत सेल पढ़ा, अब देख रहे हैं बैटरी। तो बैटरी यानी विद्युत सेल, यानी जो एक साथ कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, वो बैटरी बन जाता है। जैसे मान लिया हमारे पास एक ये सेल था, ठीक है, हमारे पास एक ये सेल था, तो सेल का ऊपरी सिरा होता है हमेशा प्लस होता है और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा सेल है, जो हमारा ये विद्युत सेल हो गया, एक हमारा ये विद्युत सेल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद में देखिए, जब हम बैटरी बनाएंगे तो क्या होगा, एक सेल ये, तो दूसरे बैटरी यानी दूसरे सेल का अगला वाला सिरा इस तरीके से पिछले वाले सिरे में हम इसको जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से निरंतर हम, हमारे पास जितनी भी सेलें होंगी 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से उसको हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, वो बन जाता है बैटरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिएगा, ये एक सेल हमारा हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, आ रहा है। दूसरा इसी में जोड़ देंगे, ठीक है, ये वाला प्लस हो गया और ये वाला माइनस। इस तरीके से हम निरंतर 1 2 3 बैटरियां ऐसे 3 सेल जोड़ देते हैं तो हमारा बैटरी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं प्लग। प्लग कुंजी अथवा स्विच कुंजी अथवा प्लग कुंजी अथवा स्विच, प्लग कुंजी अथवा स्विच, ठीक है। सॉरी, ये स्विच, ये खुला हुआ स्विच है, ठीक है, तो यहां पे नोट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लग कुंजी अथवा स्विच खुला हुआ जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए खुली हुई स्विच थी, अगला होगा हमारा प्लग कुंजी जो है हमारा बंद वाला, ठीक है, प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद। नंबर 4
प्लग कुंजी अथवा स्विच, ठीक है। ये बंद, तो ये बंद वाला कैसा होता है, इस तरीके से सेम बीच में पॉइंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या है ना। तो देखिए इसमें अंतर ये है, ये ओपन स्विच है और ये क्या है, क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच में एक पॉइंट होता है। रियल में अगर आप देखेंगे जो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो जो ओपन स्विच होगा उसमें से पॉइंट निकाल लेते हैं तो खुला होता है, और इस तरीके से स्विच जब होता है उसमें लोहे का पॉइंट जैसा होता है। जैसे ही उसमें ऐसे स्विच डाल देते हैं तो धारा क्या होती है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्लग अथवा स्विच यानी जो बंद वाला, ठीक है। अगला हम देखते हैं हमारा क्या होगा, तार संधि। तार संधि, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तार संधि, ठीक। तो तार संधि संधि मतलब क्या होता है, हमने बताया था जोड़ना। संधि मतलब जुड़ना। जब देखिए मान लिया हमारे पास एक तार ये है, दूसरा तार ये है, ठीक है। इन दोनों तारों को हम देखिए, तार के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है, ठीक है, सबको पता है। तार के यानी जो परिपथ होता है, परिपथ के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है। उस आवरण को हटा करके हम उन तार को निकाल लेंगे, उन तारों को ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा तार संधि हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कई तारों को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, तार संधि। तार संधि, तो उसका प्रतीक चिन्ह बच्चों देखो कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। तार संधि, ठीक है। अब बात आती है तार क्रॉसिंग की, ठीक है। अब आएगा तार क्रॉसिंग, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, तार क्रॉसिंग। अब देखिए तार क्रॉसिंग क्या होता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं आपके घरों में वायरिंग नहीं होती है तो बहुत सारे तारों का जाल फैला होता है ना। तो तार क्रॉसिंग देखो, एक तार ये बिछा होता है और कहीं घर में आप कभी कभी अपने हाथ मैकेनिकी करने लगते हैं ना तो उसके ऊपर से दूसरा तार ऐसा निकलता गुजरता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तार संधि। तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, ठीक है, लैंग्वेज की भाषा में। तो ये हमारा एक तार हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ से ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है, तार क्रॉसिंग, ठीक है। इसके बाद आता है अमीटर यानी एमीटर, ठीक है। ये देखिए ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे आपके सामने एकदम, ठीक है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर चले जाते हो तो देखा होगा इतना बड़ा बोर्ड जैसा लगा होता है, ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड जैसा लगा होता है, वहां पर जो है तुमको देखा होगा एमीटर जैसा होता है, ठीक है। तो ये एमीटर, इसको इस तरीके से हम बनाते हैं, ए, ठीक है। ये होता है हमारा प्लस सिरा और ये होता है माइनस सिरा, ठीक है। तो देखिए जब एमीटर होता है उसको हम हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। एमीटर को हमेशा काहे में जोड़ते हैं हम, श्रेणी क्रम में, ठीक है बच्चों। एमीटर को हम काहे में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, वोल्टमीटर, ठीक है, धारा का वोल्ट मापते हैं, ये भी आपने देखा होगा, एमीटर और वोल्टमीटर। इसका प्रतीक चिन्ह ये प्लस और ये माइनस। इसको हम कैसे जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम, ठीक है। पार्श्व क्रम यानी इसको हम कह सकते हैं समांतर क्रम, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा आता है प्रतिरोध। क्या आता है, प्रतिरोध, जिसको हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है, ये होता है देखिए प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। प्रतिरोध देखिए इसका निशान ऐसे होगा, प्रतीक चिन्ह ये,
ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। और हमने आपको कल प्रतिरोध को डिफाइन भी किया था, क्या, यानी जब किसी परिपथ में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी जब कोई धारा बहती है वहां पर ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सी एकदम, ठीक है। तो प्रतिरोध। अगला हमारा क्या आ जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। परिवर्ती प्रतिरोध देखिए सेम ऐसे ही होता है जैसे प्रतिरोध हमारा बनता है और यहाँ से एक ऐसे, ठीक है, जो धारा के मार्ग को क्या करता है, उसमें धारा को परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। तो अगला आ जाता है, एक है और प्रतीक चिन्ह बचा है, बल्ब, ठीक है। बल्ब को हम इस तरीके से थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो इतने हमारे कुछ महत्वपूर्ण अवयव और उनके जो प्रतीक हैं जिनका हमें आगे चल करके कुछ ना कुछ यूज आता रहेगा इस चैप्टर में भी, और आगे आप जब तक पढ़ेंगे, ठीक है, वहां तक बहुत सारा यूज आता रहेगा, ठीक है। तो चाहे तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जब आप उसको पढ़िएगा तो है एक कॉपी अपना नोट्स, प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा, ऐसे आप देख लेते हैं फिर उसको नोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। इसके बाद आपसे बात होगी प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। यानी इसको हम किस तरीके से कहेंगे, यानी उपलब्ध प्रतिरोधों के इच्छित प्रतिरोध, यानी उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, नोट कर लेंगे इसकी परिभाषा, उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध, उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। देखिए आप लोग प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है। यानी उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यानी यहां पर एक बात आती है इच्छित प्रतिरोध, ठीक है। ये इच्छित प्रतिरोध क्या है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, इस तरीके से एक 3 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा भी हमारा 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। और मुझे आवश्यकता है कि इन दोनों प्रतिरोध की जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध हो, ठीक है, जो 6 ओम का हो, ठीक है, 6 ओम का, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यानी दो प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक है, और मुझे जरूरत है कि इन दोनों की जगह पर हम, यानी इन दोनों को ना लगा करके एक हम ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसका मान क्या हो, 6 ओम हो, ठीक है। तो कभी कभी मुझे लगेगा कि 6 ओम का प्रतिरोध चाहिए, कभी मुझे ऐसा लगेगा कि यार दो प्रतिरोध है हमारे पास, मुझे 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए, ठीक है। जब मुझे 6 ओम चाहिए तब हम श्रेणी क्रम जाएंगे, जब मुझे 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए तो कहां जाएंगे हम, समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, ठीक है। तो इसी चीज को हम प्रूफ करने के लिए पढ़ना पड़ेगा हमको क्या, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया कि उपलब्ध प्रतिरोधों से, यानी हमारा इच्छित प्रतिरोध
प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम, यानी इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्व क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, तो इसको हम रख कर देते हैं फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, उम्मीद की है आपने नोट किया होगा इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम। ओके, श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक के बाद इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक के बाद क्रमवार जोड़ देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, क्रमवार जोड़ देते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में, इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद क्रमवार क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, या जोड़ा जाता है, जैसे भी लिखना चाहें। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं, इसमें इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या करेंगे, इसको हम पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लिया, तो जोड़ देते हैं, क्या कहलाता है, यहां पर लिख देते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है बच्चा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखते हैं इस लैंग्वेज से। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं किस तरीके से हम क्या जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो, मान लिया एक ये हमारा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, इसका नाम ले लिया हमने R1, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हुआ, R1। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा प्रतिरोध ले लिया, क्या हुआ, R2 हुआ। फिर तीसरा प्रतिरोध ले लेते हैं इसे। ठीक है,
काफी लंबा बन गया है, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए नीचे का सिरा क्या करेंगे, हम एक सेल से जोड़ देंगे, ठीक है, सेल से। अभी जो हमने आपको प्रतीक चिन्ह पढ़ाए थे, देखिए एक प्रतिरोध R1, दूसरा R2 और तीसरा प्रतिरोध क्या है हमारा R3, ठीक है। तो R1, R2 और R3, तो अब देखिए हमारे प्रतिरोध अलग अलग हो गए ना, यानी ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो ये पहले प्रतिरोध का देखिए ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, ठीक है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, भाई देखो ये अगला प्रतिरोध होगा, इसका पहला सिरा ये है, ठीक है, से जुड़ा रहता है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। तो ये हमारा क्रम कौन सा कहलाता है, श्रेणी क्रम, ठीक है, क्या कहलाता है। तो इस तरीके से हम चाहें जितने प्रतिरोध जोड़ दें श्रेणी क्रम में, तो एक के बाद क्या होगा, ये जुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सिर्फ ये हुआ प्लस और ये माइनस, इसमें धारा क्या है, आई प्रवाहित होने लगती, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए तो इसमें जब आई धारा प्रवाहित होती है, R1, R2 और R3 जब इसमें तीन प्रतिरोध लगे होते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें विभवांतर भी होगा, ठीक है, जाहिर सी बात। तो यहाँ पर हम कुछ दो पॉइंट आपको नोट कराने वाले हैं जिनका हम खासा ध्यान रखते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, जब धारा का रास्ता बदल जाता है तो धारा के मान भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रास्ता बदलने पर धारा का मान बदलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आई है, देखिए धारा का मान यानी धारा का कोई रास्ता क्या बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो देखिए यहाँ से धारा चली और R1 से गई, R2 से होती R3, देखिए फिर हमारी उसी क्रम में वापस चली आती है ना। तो यहाँ पर कोई अलग रास्ते ही नहीं है, धारा तो एक ही मार्ग में चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा श्रेणी क्रम, और जो हमारा समांतर क्रम होगा वहां पर उसके रास्ते क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा कि विभवांतर, यानी बिंदु बदलने पर क्या होगा, बिंदु बदलने पर क्या होता है, विभवांतर बदलता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बिंदु बदलने पर क्या होगा, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है, बिंदु बदलने पर विभवांतर का मान बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर देखिए एक प्रतिरोध लगा, एक बिंदु हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, यानी तीनों पॉइंट बदले हैं ना, कंफर्म है, क्लियर हो रहा है इतना। तो यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, V1 हो जाएगा, ओके, V1 विभवांतर, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, V2 विभवांतर, और तीसरा हमारा V3 विभवांतर, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा। इसके बाद देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा ये फिगर बन गया, यहाँ पे कुछ हल्की छोटी सी लैंग्वेज इसमें से ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, ठीक है, जिनके लिख लेते हैं, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। R1, R2, R3 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या जोड़ा गया है, तब संयोजन के सिरों पर, तब
संयोजन के सिरों पर विभवांतर v, यानी तब उसके सिरों पर क्या होगा, विभवांतर v लगाते हैं, विभवांतर v लगाते हैं। ठीक है, और क्या होगा, इससे तीनों प्रतिरोधों में आई धारा, या यानी इसमें जब विभवांतर लगाएंगे तो इसके यानी परिपथ में हमारी क्या होगी, आई धारा बहने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उनके सिरों पर विभवांतर लिख देते हैं इसमें, जबकि उनके सिरों पर ये लिखते विभवांतर V1, V2 व V3 क्या है, V1, V2 व V3 रहता है। ठीक है, जबकि उनके सिरों पर विभवांतर V1, V2 व V3 रहता है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, इस प्रकार प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर इस प्रकार प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से। ठीक है, ये सारी बात कहाँ से हो रही है, ये सारी बात हमारी चल रही है ओम के नियम से। तो विभवांतर, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, तो V1 बराबर IR1। ठीक है बच्चों, दूसरा V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है, इस तरीके से है। अतः इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं ऊपर। ठीक है, बस छोटा सा बचा है, यहां से इसको देख लेते हैं। ठीक है, अतः संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर, अतः संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर, ठीक है, कुल विभवांतर यानी V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इस तरीके से हम इसके मान रख देंगे इसी में। देखिए V1 बराबर क्या था, IR1 प्लस V2 बराबर क्या था, IR2 प्लस, देखते रहिएगा। ठीक है, समझते रहिएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कहां पर एकदम जाकर के हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाता, बहुत ही सिंपल एकदम। ठीक है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हमने V1, V2 और V3 के क्या रखे हैं, मान रख दिए हैं। ठीक है, तो यहां से V बराबर क्या निकल के आएगा, देखो I तीनों में I दिख रहा ना, तो हम I अगर यहां पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन नंबर 1 डाल दे यहां से, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, हो गया इतना। तो यहां से देखिए, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है, यदि संयोजन का, यहां से एक लाइन ऐड करते हैं हम। देखिए, जो हमारा ये मान निकल आया तो यहां पर हम लिख देंगे यदि, ये देखिए हमारा संयोजन है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध,
प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तब इसको देखते हैं, थोड़ा कम पड़ रहा है हमारे पास बोर्ड। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो V बराबर क्या होगा, IR। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बस यहीं से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो हम v का मान क्या रख देंगे, v का मान पहली वाली समीकरण में रख देंगे। ठीक है, या दोनों की हम तुलना करा देंगे तो v का मान IR। ठीक है, तो IR बराबर क्या हो गया, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहां से I और I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, I और I कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यही हमको याद करना था इसमें। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों को, यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, यानी प्रतिरोधों, यानी देखिए कई प्रतिरोध जुड़े हैं, इन सब का जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, R है। तुल्य मतलब जुड़ा हुआ, वो प्रतिरोध क्या है हमारा, R है। तो इन दोनों के, यानी इन तीनों प्रतिरोधों के बराबर हमारा कौन सा है, तुल्य प्रतिरोध R, यानी इसके ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, समांतर क्रम। ठीक है, ज्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। ठीक है, अगला वीडियो आपको मिलेगा समांतर क्रम का। ओके, थैंक यू क्लास।